एक लेमैन के लिए व्हाट डू यू थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है, और वही सवाल के व्हाट्स द गाइडलाइन विद रिगार्ड्स टू इंटरप्रेटिंग सम ऑफ द साइंस, माइनर साइंस स्पेशली। आजकल हम बहुत वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब देयर आर सो मैनी इंटरप्रिटेशंस कि हाँ ये तो हो गया है, ये तो हो गया है, और ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये अप्रोच ठीक है? देखिए अली भाई, इम्पोर्टेंस के मामले में तो मुगीरा भाई ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि यानी उलमा तो इसको ईमान बिल आखिरा के साथ जोड़ते हैं कि जन्नत जहन्नम में ईमान के साथ इसका भी एक हिस्सा है कि यानी आप इसके साइंस में, साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में भी आप बिलीव करें। और फिर उलमा ने उनको कैटेगराइज भी किया माइनर साइंस में और मेजर साइंस के अंदर। तो इम्पोर्टेंस तो इसकी बड़ी में सॉरी बिलीफ में कॉन्टेम्पलेट करना भी आता है कि बहुत गहराई में कॉन्टेम्पलेट किया जाए इन ऑर्डर टू रीच अ कंक्लूजन। हाँ, सो उसके ऊपर आते हैं कि इसकी तत्बीक जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन जो है वो कैसे की जाए और आज के हालात के साथ जो है उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाएँ। वो मुगीरा भाई ने भी मेंशन किया कि उसके कुछ उसूल उलमा ने बयान किए, तो वो मुगीरा भाई भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं आपको ना एक आम अंदाज़ के अंदर ना, जो अवामी अंदाज़ है उसके अंदर मैं आपको शेयर करूँगा कि हमें किस लेंस के थ्रू इस चीज़ को देखना चाहिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ के बारे में हम कह सकते हैं कि बड़ी क्लियर हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर अल्फाज यूज़ किए हैं और उनकी जो तत्बीक या एप्लीकेशन है वो बड़ी आसान है। कुछ हो सकती हैं जिसमें अल्फाज जो हैं वो शायद इतने क्लियर नहीं हैं और उनकी जो देयर इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। जहाँ पे रूम फॉर इंटरप्रिटेशन होती है वहाँ पे इज्तिहाद शामिल हो जाता है। एंड जब भी इज्तिहाद होता है तो इज्तिहाद में और एक क़त्ई नस्स के अंदर बड़ा फ़र्क है। यानी एक जो कुरान की आयत है जो बिल्कुल मुहकम है, बिल्कुल क्लियर कट है, और एक आलिम के इज्तिहाद में दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ जो है वो सर्टन नॉलेज है, एक जो है वो एक एक्सट्रैपोलेटेड ओपिनियन है, यानी जो टेक्स्ट से एक्सट्रैपोलेट किया गया, यानी इस्तिदलाल जिसे हम कहते हैं, उससे इस्तिदलाल किया गया। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है। कभी कभार जो हमारे यहाँ गलती हो जाती है वो ये होती है कि लोग जो इज्तिहादी ओपिनियन है उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं इस वसूक के साथ, इस सर्टेनिटी के साथ कि जैसे वो कुरान की एक बिल्कुल मुहकम आयत है। बिल्कुल ठीक। एंड उससे बड़ा ख़तरा होता है। एंड देखिए ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के मामले में, अशरातुस साआ के मामले में, साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के मामले में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा अटेंशन, नौजवानों की स्पेशली। एंड ये ऐसी एक फील्ड है कि दैट कॉल्स यू टू एक्शन एज वेल। इसके ऊपर लोग बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं। एंड हमने देखा, अगर आप तारीख़ देखेंगे, रीसेंट हिस्ट्री भी और उससे पहले भी, इसकी इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि लोगों ने उसको उसके स्टेटस से बहुत ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंस दे दी, या उसको वो सर्टेनिटी दे दी, वो वाली जो वो डिज़र्व नहीं करती थी सर्टेनिटी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप तत्बीक करते हो, यानी जब आप उन रिवायात की एप्लीकेशन अपनी करंट टाइम्स में करते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो एक इज्तिहाद की बुनियाद पे हो रहा होता है। तो उस इज्तिहाद को उधर ही कंजर्वेटिव रखना चाहिए, बजाय ये कि कहना कि यार ये ही है और यही बात हो रही है, जो आयत है या जो हदीत है वो यही बात कर रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं तो देखें, नौजवान तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, नौजवान रायलब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम भी जब शुरू में दीन की तरफ आए थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो दाइश का वाक़या है, आइसिस जो है, आइसिस का जो फिनोमेना हमने देखा है, आइसिस को मेजॉरिटी किन लोगों ने ज्वाइन किया? नौजवानों ने। नौजवानों ने, समटाइम्स इवन न्यू कॉन्वर्ट्स, जो कि इस आइडिया ऑफ द डे ऑफ जजमेंट इज़ नियर, साइंस सारे हमें नज़र आने लग गए हैं, ब्लैक फ्लैग्स निकल आए हैं, दज्जाल के लिए हमने तैयारी करनी है। एंड आप देखेंगे आइसिस का पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो इसी चीज़ को कैश कर रही है। फ्लैग भी दे चोज, फ्लैग भी उनका ब्लैक है। उसी तरह आप वो दाबिक वगैरह उनका मैगजीन जो निकलता था वो भी उसी को देख रहा है सब। तो वो बेसिकली नौजवान जो है वो सोच रहे हैं कि हम अब जाके एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने लगे हैं जो हज़रत ईसा की मदद करेंगे। ठीक है। एंड देखिए उनके अंदर लेवल ऑफ सर्टेनिटी इस लेवल के ऊपर है कि वो अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, वो जान दे देते हैं इस चीज़ के लिए। सो अच्छा, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है दाइश वाला। 1979 में जोहेमान वाला इंसिडेंट जो था, जिन्होंने काबा में बेसिकली असलहा लेके गए थे और एक सीज क्रिएट कर दिया था, हॉस्टेज रख लिया था काबा को उन्होंने, वहाँ पे तवाफ रुक गया था। वो उनकी क्या मोटिवेशन थी? सही,
उन्होंने यही तत्बीक की हुई थी, उन्होंने यही एप्लीकेशन जो है जो कि हमें अहादीस के अंदर मिलती है उसको अप्लाई इस लेवल ऑफ सर्टेनिटी के साथ किया, और इस लेवल ऑफ अपनी सर्टेनिटी को आगे अपनी दावत के अंदर वो किया कि लोगों ने उसको ज्वाइन किया और फिर इतना नुकसान हुआ। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ रीसेंट हिस्ट्री बता रहा हूँ। इससे अगर आप पीछे चलेंगे, इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में फॉर एग्जांपल लिखा कि जब ये मंगोल्स आए थे तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया याजूज माजूज आ रहे हैं, एंड जब उन्होंने इसकी जो है इंटरप्रिटेशन इस तरह की तो उन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं सकते अब। सही। तो वो एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी पहले ही आ गई उसके अंदर। तो वो दे weren't able to डिफेंड themselves, क्योंकि उन्होंने उनको इतनी पावर दे दी थी अपने जहन के अंदर। इसी तरह कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज़ करती हैं कुछ मुसलमानों को, फॉर एग्जांपल जो सेक्युलर हैं वो मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अशरातो साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये जो है पैसिफिस्ट बन गए हैं, कि ये इंतज़ार करें कि मेहदी आएगा तो इनके लिए कुछ होगा, तो सारे जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। सो हमें ना इन रिवायात से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए अपनी तारीख़ से, कि ये जब इनकी एप्लीकेशन हम करेंगे मौजूदा ज़माना के अंदर तो कुछ उसूल और ज़वाबित और क़वायद होने चाहिए, इनके ज़रिए हम देखें, वरना काफ़ी नुकसान हो सकता है। आई गेट योर पॉइंट। मैं आप दोनों से मैं ना थोड़ा खुल के पूछता हूँ। देखें, साइंस ऑफ द आवर में ना मतलब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हदीस में, ज़ाहिर है जिसको वो हम कहते हैं ना कि एक कुछ लोग कहते हैं सिंबलिज़म है या हिडन लैंग्वेज है, उसको डिकोड करना है। जैसे कुछ लोग ये जो हदीस है कि द स्लेव गर्ल विल गिव बर्थ टू हर मास्टर, अब वो कहते हैं कि जब तक हम इसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे ना, एक तो इसको इस तरह एनालाइज किया जाता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाएंगे, वो मास्टर बन जाएंगे उसके, लेकिन इसको सरोगेसी के हवाले से भी एनालाइज किया जाता है कि देखें सरोगेसी में आप हायर करते हैं एक खातून, उसका वूम, और वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो सिर्फ वो बर्थ वाली मदर है, तो वो इट इज़ जस्ट लाइक हायरिंग अ स्लेव गर्ल एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू समवन हु इज़ हर मास्टर। तो ये देखें इस तरह कॉन्टेम्पलेट करना ताकि मज़ीद वाज़े कर दें हम लोगों को कि देखो ये चीज़ तो आ गई है, हमारे सर पे खड़ी हुई है, तो नाउ यू शुड प्रिपेयर। अली भाई, अगर आप इसको इस तरह जोड़ते हैं और ये एक ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने अंदाज से इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये ही है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ना एक सर्टेनिटी वही क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है ना वो इग्नोरेंट है फिर। सही। क्योंकि देखें जो ये सरोगेसी वाला जो अभी मामला है ये एक जदीद ज़माने का मामला है। आज से लेट्स से 50 ईयर्स पहले, 60 ईयर्स पहले ये जब फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हो सकता है कोई उलमा जो हैं या कुछ जो लोग हैं वो इस तरह इसको देख रहे हैं और उस सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हो। तब हाउ डू यू नो कि कल कोई और रियलिटी नहीं आ जाएगी जिसमें वो बेहतर बैठने लग जाएगी ये हदीस। सो द थिंग इज़ कि इंसान जो है ना उसको पता होना चाहिए कि जो मैं नस को जिसको देख रहा हूँ मैं और उसकी जो मैं इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना एक रूम फॉर एरर है, ठीक है ना। अब कुल हु अल्लाहु अहद को आप डंके की चोट पे कहें, आप वसूक के साथ कहें और इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यू हैव एक तो ये नस है कुरान की जिसके अंदर जो मुहकम है, जिसकी जो मीनिंग है बड़ा क्लियर है। दूसरी बात ये आपको इतनी सपोर्टिंग एविडेंसेस मिल जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट कि यू कांट प्रेजेंट दीज ओपिनियंस कि यार हो सकता है ये भी हो, लेकिन एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक हम्बलनेस के साथ, नॉलेज के सामने हम्बल होने का मतलब ही ये होता है कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है कि आपको पता होता है नॉलेज का स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा है कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे भी देखी जा सकती है और ऐसे भी देखी जा सकती है। सही। हाँ, सिर्फ ये बात है। मैं अहमद भाई की बात पर थोड़ी सी एडिशन करूँगा आपके सवाल से मुताल्लिक। यही देखें, ये जो आपने हदीस बयान की है ना, एक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप इस तरह की अहादीस को जिक्र करें तो कोशिश करें कि सारी अहादीस जो उससे मुताल्लिक हैं उनको सामने रखें, फिर आपको मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि مثلا एक हदीस में आते हैं, एक हदीस में ये लफ्ज़ है, यानी अल्फाज जो आपने जिक्र किए, और दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि अन तलिदल मरअतु रब्बहा, ये भी अल्फाज है कि एक औरत अपने मास्टर को वो करेगी, पैदा करेगी। और रब्बा का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में बाज़ औक़ात बाल के माने में भी इस्तेमाल होता है। बाल कहते हैं शोहर को। अच्छा। तो बाज़ उलमा ने ये भी मतलब ये भी रूम है इसमें। अच्छा। तो अब इसका मतलब है ये भी मतलब बनता है कि जी एक औरत अपने शोहर को पैदा करेगी। तो अगेन वही वाली बात है जो ये सारी जब अहादीस हम देखते हैं, इसीलिए उलमा ने इसको कोई 6-7 मानी जिक्र किए हैं। सही। तो अगेन वही वाली बात है कि जब हम कॉन्टेम्पलेट करें तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अहमद भाई वाली, हम एक तो सामने रखें
और प्रिंसिपल्स जब सामने होंगे तो ये चीज़ें मसले तंग नहीं करेंगी हमें, ये चीज़ें ना परेशान नहीं करेंगी। आपने पॉसिबिलिटीज़ जब देख लें कि यार अगर इस तरह भी ये अल्फाज भी हैं तो उससे मतलब क्या होगा, कोई बंदा इससे माना ये भी मुराद ले सकता है, अल्लाह माफ़ करे, कि यानी इंसेस्ट के रिलेशंस बहुत कॉमन हो जाएंगे, तो मतलब ये भी मीनिंग आ जाता है। तो अगेन एक मीनिंग हो सकता है ये ज़्यादा कर रहा हो, तो अगेन देयर इज़ अ रूम फॉर मल्टीपल थिंग्स, राइट। और इसके साथ साथ और भी इसके मानी उलमा ने जो बयान किए हैं वो बहुत जो है ना वो बड़े क्लोज पता चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रिंसिपल हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल के बगैर अप्रोच नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए।